नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ लंगड़ा प्रेत नॉवल का पार्ट 4। इसके बाकी के 3 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं लंगड़ा प्रेत नॉवल का पार्ट 4। ये मक्खियां इंद्रजीत के आधे चेहरे की तरह उसके पूरे बदन को दिमकज़दा करने पर तुली हुई थी, और इंद्रजीत को नहीं मालूम था कि ये मक्खियां उसका क्या हश्र करने पर तुली है। हश्र तो सरदार कोलाना और काले चिराग ने लंगड़े प्रेत राकल का देखा था, और उन्हें बड़ा लुत्फ आया था। वे दोनों एक धूर्त को मारकर बहुत खुश थे, और अब देवा काली के निर्देशानुसार उसे जंजीर करने दफनाने जा रहे थे। देवा काली के अग्नि मंदिर से निकलकर वे पहले अपने इलाके में पहुंचे थे, जहां उन्होंने राकल की गागर को जंजीर करने का बंदोबस्त किया था, और फिर वे ऊंटों पर सवार होकर उस जगह की तरफ चल दिए थे जहां उन्होंने बकाल की गागर को जंजीर किया था। काले चिराग ने कहा भी था कि वो अकेला ही राकल की गागर को जंजीर कराएगा, लेकिन सरदार कोलाना नहीं माना था। वो भी साथ आ गया था। राकल वास्तव में जाते जाते हाथ दिखा गया था। वो एक धूर्त फितरत प्राणी था, और अंत तक धूर्त ही रहा था। उसने अपनी धूर्तता दिखाई थी, और मरने से पहले वो इंद्रजीत के ताबूत में आखिरी कील ठोक कर गया था। ऐसे में इंद्रजीत की मौत निश्चित थी। इंद्रजीत पर यह मक्खियों का हमला उसी की कारस्तानी थी। वक्त तेजी से बीत रहा था। मक्खियां अपने काम पर लगी हुई थी। इंद्रजीत बदस्तूर बेहोश था, और सरदार कोलाना तथा काला चिराग इस तरफ बढ़े आ रहे थे। फिर वो वक्त भी आया कि उनकी रेत उड़ाती ऊँटनियां दिखाई देने लगी, और देखते ही देखते वे बकाल के इस मकबरे या कब्र पर आ पहुंचे। ऊँटनी पर बैठे बैठे सबसे पहले काले चिराग की नजर बकाल वाली गागर पर पड़ी। गागर रेत से बाहर थी, और उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ न था। अरे ये क्या हुआ। फिर उसकी नजर एक इंसानी वजूद पर पड़ी, जो एक जंजीर पर लटका हुआ था, और सुर्ख रंग की मक्खियां उसके पूरे बदन पर छाई हुई थी। मैं तेरा गुलाम सरदार, वो देख, काला चिराग अपनी ऊँटनी को बैठाते हुए बोला। और जब सरदार कोलाना ने उस तरफ नजर की तो उसके मुंह से भी बेअख्तियार निकला, अरे ये क्या है। फिर वो भी अपनी ऊँटनी को जल्दी जल्दी बैठाने लगा। इन दोनों की ऊँटनियों को बैठता देखकर पीछे आने वाले 5 घुड़सवार अपने घोड़ों से उतर पड़े। वे घोड़े छोड़कर आगे बढ़े। काले चिराग ने ऊँटनी से उतरकर राकल की गागर रेत पर रखी और तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन फौरन ही रुक गया। उसे एकदम खतरे का एहसास हुआ। मानव शरीर से चिपटी सुनहरे परों और गहरे सुर्ख रंग की हजारों मक्खियां उसने देख ली थी। वो जानता था कि अगर इन मक्खियों को उड़ाने की कोशिश की गई तो वे इन दोनों को भी चिपट जाएंगी, और फिर पीछे आने वाले घुड़सवार भी उनकी लपेट में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हुए सरदार कोलाना का हाथ पकड़कर उसने उसे भी आगे जाने से रोक दिया। ये कौन है। सरदार आश्चर्यचकित था। ये मक्खियां कहां से आई, और ये गागर क्यों खुली हुई है। सरदार, मैं तेरा गुलाम, मैं तेरे पे कुर्बान। मैं नहीं जानता कि ये कौन है और ये मक्खियां कहां से आई है। अलबत्ता इतना अंदाजा जरूर लगा सकता हूं कि किसी जिज्ञासा के मारे इंसान ने इस गागर का मुंह खोलकर देखा और इस मुश्किल में पड़ गया। क्या ये मक्खियां इस गागर से निकली है। क्या ऐसा भी हो सकता है। सरदार के स्वर का लहजा चिंतापूर्ण था। ऐसा ही हुआ लगता है, काले चिराग ने जवाब दिया। जा, जरा जाकर देख तो गागर के अंदर कुछ है या नहीं। अच्छा, तू यहीं ठहर, मैं घूमकर उधर आता हूं। काला चिराग गागर की तरफ बढ़ गया। वो उन मक्खियों से बचता जरा घूमकर गागर के निकट पहुंचा। उसने डरते डरते गागर में झांक कर देखा। गागर बिल्कुल खाली थी। काला चिराग सावधानी से चलता हुआ लौटकर सरदार के पास आया। उसने बताया, सरदार, गागर खाली है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। सरदार कोलाना ये सुनकर फौरन पीछे हटते हुए बोला। उसके चेहरे पर गहरी चिंता के भाव थे। मैं तेरा गुलाम, मैं समझा नहीं। ये मक्खियां उस बदनसीब इंसान को खत्म कर देंगी। जो करना है जल्दी कर। क्या करूं, तू बता। इन मक्खियों का तोड़ मक्खियां ही हो सकती है, सरदार सोचपूर्ण लहजे में बोला। मक्खियां, काला चिराग ने जैसे अविश्वास से दोहराया। लेकिन दूसरी मक्खियां आएंगी कहां से। राकल की गागर का मुंह खोल दे। देख लो सरदार, कहीं मामला संगीन बनकर ना रह जाए। फिर इस मानव की जान कैसे बचेगी।
सरदार, ये भी तो हो सकता है कि ये मानव अब तक मर चुका हो, काले चिराग ने शंका व्यक्त की। अगर ऐसा होता तो मक्खियां इसका पीछा कब का छोड़ चुकी होती। हाँ, काले चिराग की मुंडी सहमति में हिली। ये बात भी तू ठीक कहता है। मैं अगर ठीक कहता हूं तो फिर देर न कर, गागर को उस मानव के करीब रखकर उसका मुंह खोल दे। कपड़ा हटाते ही फौरन भाग आना। तब काले चिराग ने रेत पर से राकल की गागर उठाई। वो सतर्क अंदाज में चलता हुआ जंजीर के पास पहुंचा, फिर गागर रेत पर रखी और बैठकर इसे गागर के मुंह पर से काला कपड़ा खोलने लगा। कपड़ा खोलकर एक झटके से अपनी तरफ खींचा। वह दौड़ता हुआ पीछे हट गया। गागर के मुंह से कपड़ा हटते ही एक तेज भिनभिनाहट की आवाज आई और इस गागर में से भी मक्खियां निकलनी शुरू हो गई। कुछ क्षणों तक ये मक्खियां गागर के ऊपर मंडराई और फिर इन काली मक्खियों ने सुर्ख रंगवर सुनहरे पंखों वाली मक्खियों पर हमला कर दिया। ये घमासान का संघर्ष था। सुर्ख मक्खियां पटपट करके रेत पर गिरने लगी। काली मक्खियों ने वो तबाही मचाई कि सब देखते रह गए। जब सारी लाल मक्खियां मर गई तो इन काली मक्खियों ने उस मानव शरीर यानी इंद्रजीत पर हमला करने की ठानी और अभी वे उसके शरीर के ऊपर तेजी से चक्कर काट रही थी कि वे एकाएक बूंद बूंद होकर उस मानव शरीर पर गिरने लगी, जिसकी सूरत नजर नहीं आ रही थी। यूं कुछ ही देर में वे सारी मक्खियां पिघलकर इंद्रजीत के बदन पर टपक पड़ी। उसका बदन सुर्ख द्रव्य से ढक गया। जिस तरह जहर का इलाज जहर से किया जाता है और लोहे का लोहा काटता है, कुछ वैसा ही काम इस वक्त इन मक्खियों ने किया था। इन मक्खियों ने न सिर्फ दूसरी मक्खियों को मार दिया था, बल्कि सुर्ख मक्खियों के काटने से जो क्षति इंद्रजीत को पहुंची थी उसकी भरपाई भी हो गई थी। काली मक्खियां सुर्ख घोल की सूरत में उसके बदन पर छा गई थी। इस सुर्ख द्रव्य ने इंद्रजीत को सुकून पहुंचाया। सुर्ख मक्खियों के काटने से उसके बदन में जो आग भर गई थी वो अब ठंडी पड़ती जा रही थी। उसके होशो हवास बहाल होते जा रहे थे। कुछ देर बाद उसकी अचेतना समाप्त हो गई। होश हवास पूर्णतया बहाल हुए तो उसने आंखें खोल दी। आंखें खुली तो उसने खुद को एक मोटी जंजीर पर पड़ा पाया। वो फौरन उठकर बैठ गया। वो उठा तो वह सुर्ख द्रव्य किसी खाल की तरह उसके बदन से उतरता हुआ रेत पर आ रहा था। यह सुर्ख द्रव्य अंततः एक जगह एकत्रित होकर रेत में लीन हो गया। वो रेत में जज्ब हो गया, फैला नहीं, बल्कि इस तरह गायब हुआ कि उसका निशान तक नहीं रहा। कुछ यही हाल उन सुर्ख मक्खियों का भी हुआ। वे सुर्ख बदन व सुनहरे परों वाली मक्खियां पड़े पड़े सुर्ख में परिवर्तित हो गई और पिघलकर एक दूसरे में मिल गई और फिर ये द्रव्य भी रेत के सीने में उतरता चला गया। कुछ देर बाद रेत पर किसी प्रकार का निशान भी नहीं रहा था। यूं वे दोनों भाई बहन अपनी भारी वजूद के साथ जमीन की कोख में उतर गए। शायद यूं ही राकल और बकाल ने प्रेत योनि से मुक्ति पाई थी। इंद्रजीत बड़े अचरज से उस सुर्ख द्रव्य को रेत में समाते देखता रहा। उसकी समझ में नहीं आया कि उसके समूचे बदन पर यह सुर्ख खाल सी क्या थी। वो तो असंख्य मक्खियों के आ चिपकने व काटने से बेहोश हो गया था और उन मक्खियों का कोई वजूद ही ना रहा था। फिर एक बात उसने और महसूस की थी कि अब उसके शरीर में किसी प्रकार की निर्बलता नहीं रही थी। वो स्वयं को चाक चौबंद महसूस कर रहा था। उसने गर्दन घुमाकर अपने चारों तरफ का जायजा लिया और उसकी निगाहें काले चिराग पर आकर ठहर गई। उसने देखा काले चिराग थोड़े ही फासले पर खड़ा उसे ही हैरत भरी नजरों से देख रहा था और उसके साथ ही एक और शख्स भी खड़ा था जो अपने रख रखाव से सरदार मालूम होता था। वो भी एकटक उसे ही देख रहा था। इन दोनों के पीछे इंद्र ने 5 मुहाफिज सैनिकों को भी देखा और 2 ऊँटनियों व 5 घोड़ों को भी। इंद्रजीत फौरन उठकर खड़ा हो गया। काला चिराग कदम बढ़ा उसके करीब पहुंचा और बोला, इंद्रजीत तुम? हाँ मैं। मुझे देखकर आप हैरान क्यों हैं? इंद्रजीत तुम यहाँ कहाँ? मेरा मतलब है कि तुम यहाँ कैसे आ गए? यहाँ आसपास तुम्हारी कोई सवारी भी नजर नहीं आ रही है। सब बताता हूँ। इंद्र ने एक गहरी सांस ली, फिर सरदार कोलाना की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये कौन है? वो मेरे आका हैं, सरदार कोलाना। आओ मेरे साथ, तुम्हें उनसे मिलवाऊं। जब वे दोनों सरदार के पास पहुंचे तो उसने पूछा, तू जानता है इसे? हाँ बहुत अच्छी तरह से। ये मेरा रकीब प्रेम प्रतिद्वंदी है, काले चिराग ने हंसकर कहा। रकीब? एक क्षण को सरदार कोलाना कुछ नहीं समझ सका, फिर समझ में आया तो उसने मुस्कुराकर कहा, ओह तो ये है वो नौजवान जिस पर बकाल कुर्बान हो गई। तू ठीक समझा सरदार। इसे बता कि अब बकाल कहाँ है? यह उसका नाम सुनकर परेशान हो गया था। हाँ क्या हुआ बकाल को? इंद्रजीत वाकई परेशान हो गया था। हालांकि राकल ने बकाल की मौत के बारे में उसे बताया था।
लेकिन इंद्र को उस फरेबी की बात पर यकीन नहीं आया था। काले चिराग ने कुछ कहने से पहले एक गहरी सांस ली और फिर उसके चेहरे पर उदासी छा गई। फिर वह भारी स्वर में बोला, तुम्हारे लिए खुशखबरी है और मेरे लिए बुरी खबर। इतना कह काला चिराग खामोश हो गया। इंद्रजीत बेचैन हो उठा। बोला, तुम खामोश क्यों हो गए? आखिर कुछ पता तो चले, हुआ क्या है? वो शायद बकाल की मौत की तस्दीक कर लेने को बेताब था। इंद्रजीत, मेरी बकाल मर गई। उसने अपनी जान दे दी। वो मुझे छोड़कर चली गई। ओह! इंद्र का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके लिए इससे बड़ी खुशखबरी तो कोई दूसरी हो ही नहीं सकती थी। इस खुशखबरी को सुनकर तो उसे कह कहे लगाने चाहिए थे, लेकिन जाने क्यों वो इतना खुश न हो सका जितना होना चाहिए था। बकाल अगर उसके लिए एक यातना थी तो इस काले चिराग के लिए उसकी जिंदगी। वो काले चिराग की महबूबा थी। उसके लिए इसने न जाने क्या क्या जतन किए थे। सो इस वक्त इंद्र को खुश होने के बजाय काले चिराग के दुख में शरीक होना चाहिए था। मुझे अफसोस हुआ, वो धीरे से बोला। हैरत है, तुझे तो खुश होना चाहिए। ये ठीक है कि उसने मेरी जिंदगी नरक बना दी थी। एक लंबे समय तक उसने मुझे यातनाओं का शिकार बनाकर रखा था, लेकिन मैं इतना संगदिल नहीं कि ये भूल जाऊं कि वो तुम्हारी जिंदगी थी। बहरहाल ये सब कैसे हुआ? इंद्रजीत ने जानना चाहा। और काले चिराग ने बताया, जब बकाल ने अपने भाई राकल के जरिए मुझे गिरफ्तार करवा लिया तो ये बात मेरे आका से छिपी ना रह सकी। उन्होंने बकाल का अपहरण करा लिया और राकल को कहलवा भेजा कि बकाल चाहिए तो काले चिराग को 1.5 दिन बाद सरहद पार पहुंचा दो। राकल किसी वजह से वक्त पर घर नहीं पहुंच सका तो मेरे सरदार ने उसके सुनहरे खंडरों की ईंट से ईंट बजा दी। फिर राकल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब राकल की अपनी अहमियत खत्म हो चुकी थी। वो एक गुनहगार और कैदी था। सरदार ने अपना फैसला सुनाया कि काले चिराग और बकाल की शादी कर दी जाए। शादी की तैयारियां पूरी हुई तो खबर आई कि बकाल ने आत्महत्या कर ली। इंद्रजीत, वो मेरी नहीं होना चाहती थी, वो तुम्हारी थी, तुम्हारी ही रही। यह कहकर काले चिराग ने अपनी भीगी पलकें बंद कर ली। लेकिन तुझे तो उसकी सूरत से भी नफरत थी, इंद्रजीत ने स्पष्टवादिता से कहा। कुछ यही रवैया उसका मेरे साथ था। काले चिराग ने आंखें खोली। वो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे उसके बिना चैन नहीं था। वो तो क्षण हर पल मेरे मन मस्तिष्क में रची बसी रहती थी, अब भी बसी हुई है। और राकल का क्या हुआ? इंद्रजीत ने चर्चा बदलने के लिए पूछा। बकाल की मौत के बाद राकल ने मेरे सरदार पर हमला किया और वहां से निकल भागा। तब हमने देवा काली के दरबार में जाने का फैसला कर लिया और वहां जाकर राकल को उसके अंजाम तक पहुंचाया। और अब इस वक्त हम देवा काली के हुक्म पर राकल के अवशेषों को उसकी बहन बकाल के निकट ही जंजीर करके यानी दफनाने आए थे कि यहाँ तुम्हें मौत के मुंह में देखा। लेकिन इंद्रजीत, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? काले चिराग ने पूछा। और इस पर इंद्र ने अपनी विपदा सुनाते हुए कहा। उस दिन लंगड़ा राकल बेहद जख्मी हालत में मेरी झोपड़ी तक पहुंचा। उसे भेड़ियों ने जख्मी किया था। मैं उसे अपनी झोपड़ी में ले आया और वहां उसने अपने जख्मों का इलाज किया। वो ठीक हो गया तो मुझे धोखा देकर उड़ गया। उस वक्त उसने तुम्हारे सरदार का नाम लिया था और कहा था कि मुझे वहां होना चाहिए था। खैर, 2-4 दिन बाद वो फिर वापस आया। वो खौफजदा था और उसने मुझे कहा कि झोपड़ी के बाहर मेरे लिए ऊँटनी मौजूद है जो धुएं की दीवार पार मुझे मेरी दुनिया तक पहुंचा देगी। मैं फौरन उस पर सवार होकर निकल जाऊं। तब उसने ये भी बताया कि किसी भी क्षण उसके लिए देवा काली का बुलावा आ सकता है। फिर वो अचानक ही गायब हो गया। उसके जाने के बाद मैं ऊँटनी पर सवार हो चल पड़ा। मैं खुश था कि मैं आज़ाद हूँ। एक लंबा सफर तय करने के बाद मेरी ऊँटनी इसी जगह आकर अचानक रुक गई। मैं रेत पर आ गिरा। फिर जब मैंने उठकर सामने देखा तो जंजीरों से बंधी एक गागर को पाया। मैं आगे बढ़ा। पीछे मुड़कर देखा तो ऊँटनी गायब हो चुकी थी। मैं गागर के निकट पहुंचा। मेरा ख्याल था कि इसमें किसी प्रकार का खजाना है, पर जब मैंने गागर का मुंह खोला तो बेशुमार मक्खियों ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं दर्द की शिद्दत से बेहोश हो गया। इंद्रजीत की आप बीती सुन काले चिराग ने हुंकार भरी और फिर सरदार कोलाना से संबोधित हुआ। सुना सरदार? हाँ, वो खब्बीस जाते जाते इसे धोखा दे गया। अगर हम यहाँ नहीं पहुँचते तो ये अपनी दुनिया में पहुँचने से पहले किसी और दुनिया में पहुँच चुका होता। वो जानता था कि यहाँ पहुँचने पर गागर नजर आने पर ये उसे खोलकर जरूर देखेगा और यूं अपने अंजाम तक पहुँच जाएगा। वाह लंगड़े, तू भी खुद चीज था। तेरे जैसे शातिर धुर्त हमारी दुनिया में दुर्लभ है। सरदार कोलाना बोला। आप लोगों ने मुझे कैसे बचाया?
वे हजारों मक्खियां कहाँ गई? और ये मेरे बदन पर सुरखोल कैसा था जो मेरे देखते ही देखते रेत में इस तरह घुस गया जैसे बिल में सांप? इंद्रजीत ने काले चिराग से पूछा। बस यूं समझो कि तुम्हारी जिंदगी थी जो तुम बच गए, वरना राकल ने तुम्हें मारने में छोड़ी थी। तुम्हें उन सुर्ख मक्खियों से बचाने के लिए हमें राकल के गागर का मुंह खोलना पड़ा। उस गागर से निकलने वाली मक्खियों ने तुम्हारे बदन पर लिपटी मक्खियों पर हमला कर दिया। उन मक्खियों को मारकर खुद खोल बनकर तुम्हारे बदन पर फैल गई। ये तुम्हारे बदन की आग जो बकाल की मक्खियों ने लगाई थी वो राकल की मक्खियों ने बुझा दी, और फिर दोनों भाई बहन की खाल रेत में उतर गई। ये नजारा तो तुमने खुद अपनी आंखों से देख लिया। इंद्रजीत, तुम तकदीर के धनी हो कि तुम्हें बकाल से मुक्ति मिल गई। न सिर्फ मुक्ति, बल्कि तुम्हारे चेहरे पर जो दीमक जैसी चीज लग गई थी वो भी दूर हो गई। उस अमल व तांत्रिक अनुष्ठान के प्रभाव भी खत्म हो गए जो उसने तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए शुरू कर रखा था, काले चिराग ने बताया। मेरे लिए ये खुशखबरी है, इंद्र बोला, लेकिन ये बात तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह रहे हो? काले चिराग ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें मेरे कहे पर यकीन आ जाएगा, जरा अपने चेहरे पर हाथ फेर कर देखो। इंद्रजीत ने डरते डरते अपने चेहरे पर हाथ फेरा और फिर उसने दोनों हाथों से अपने चेहरे का जायजा लिया। उसकी आंखें चमक उठी, वो अपनी खुशी दबाए नहीं रख पा रहा था। उसका चेहरा वास्तव में ही साफ हो गया था। उसने अपने शरीर में शक्ति तो उठते ही महसूस की थी। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं, वो बोला। शुक्रिया अदा करना है तो मेरे सरदार का करो, मेरे आका का करो, जिनका मैं गुलाम हूं, काले चिराग ने बड़ी श्रद्धा के साथ कहा। इंद्रजीत ने आभारी नजरों से सरदार कोलाना की तरफ देखा और आदरपूर्ण स्वर में बोला, सरदार कोलाना, मैं तेरा बड़ा एहसानमंद हूं। ये सब मैंने अपने काले चिराग के लिए किया, पर अफसोस कि मैं उसकी बकाल उसको नहीं दिला सका, सरदार ने उदास लहजे में जवाब दिया। अच्छा हुआ सरदार वो मर गई। अब मुझे एहसास होता है कि मैं खामखा उसके पीछे लगा हुआ था। वो मेरी नहीं थी, वो किसी और की थी। पर सरदार, मैं भी क्या करता? तुम जानो, मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी। मैं उसे अपने दिल से निकालना चाहता था, लेकिन वो निकलती नहीं थी। मैं क्या करता? मैं भी मजबूर था। ये आशिक इस कदर मजबूर क्यों हो जाते हैं? काले चिराग की आवाज भीग गई थी। बेवकूफ, सरदार कोलाना ने उसे डांटा। एक बकाल मरी है, मैं 1000 बकाले तेरे लिए इकट्ठी कर दूंगा। गम क्यों करता है? मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरा। काले चिराग ने आज्ञाकारी सेवक की मानिंद सिर झुका लिया। अब क्या करना है? सरदार कोलाना ने गागर की तरफ देखते हुए कहा। जो तेरा हुक्म, काला चिराग आदर से बोला। इन गागरों में रेत भरकर दफन कर दो, फिर आगे की सोचते हैं, सरदार बोला। ठीक है सरदार, काला चिराग ने कहा। वह आज्ञा पालन में लग गया। उसने बकाल वाली गागर की जंजीरें खोली, उसमें रेत भरी और इस गागर को जमीन पर औंधा रख दिया। फिर ऐसा ही उसने राकल वाली गागर के साथ किया। ये दोनों गागरें साथ साथ रखी गई थी। काले चिराग ने बकाल की गागर की जंजीरें कीलों सहित उखाड़ ली और उसकी गागर पर रख दी। राकल की गागर के लिए भी जंजीरें व कीलें लाई गई थी, वे उसकी गागर पर रख दी गई। फिर उसने घुड़सवार को इशारा किया। इन घुड़सवारों ने देखते ही देखते इतनी रेत इन गागरों पर चढ़ा दी कि वहां एक ऊंचा सा टीला बन गया। इस सारी कार्रवाई को इंद्रजीत खामोश खड़ा देखता रहा। गागरों को दफनाने का ये काम जब खत्म हो गया तो काला चिराग सरदार के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। अब बस्ती की तरफ कूच करो, सरदार कोलाना ने हुक्म दिया। और इंद्रजीत? काले चिराग ने पूछा। ओ हाँ, सरदार ने इंद्र की तरफ देखा। इसका क्या करना है? फिलहाल अपने साथ ही ले जाते हैं, पर यह बस्ती में तो नहीं जा सकेगा, सरदार ने जैसे मजबूरी दर्शाई। फिर ऐसा करो, इसे ख्वाब महल में ले जाओ, लेकिन जरा होशियार रहना। मेरी बात तो समझता है ना? मैं तेरा गुलाम, मैं तेरी सब बातें समझता हूं, काले चिराग ने सीने पर हाथ रखकर तनिक झुकते हुए कहा। बस तो फिर रुखसत हो, सरदार ने हाथ से इशारा किया। तुझसे पहले मैं कैसे रुखसत हो सकता हूं सरदार? पहले तू रुखसत हो। अच्छा ठीक है, ये कहते हुए सरदार कोलाना एक ऊंटनी पर बैठ गया। ऊंटनी फौरन खड़ी हो गई। सरदार कोलाना को ऊंटनी पर सवार होते देखकर वे पांचों घुड़सवार उछल उछल कर अपने घोड़ों पर बैठ गए और ऊंटनी के पीछे आकर खड़े हो गए। सरदार कोलाना ने हाथ हिलाया। जवाब में काले चिराग और इंद्रजीत ने भी हाथ हिला विदाई इशारा किया और फिर सरदार कोलाना पांचों सवारी के साथ देखते ही देखते रेत के बादल में गुम हो गया। अब इंद्रजीत और काला चिराग अकेले रह गए थे। काले चिराग ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। वह बड़े अपनत्व से बोला,
आओ मेरे साथ। काले चिराग की ऊँटनी सामने ही बैठी हुई थी। वे दोनों उस पर सवार हो गए। ऊँटनी खड़ी हुई और इशारा पाते ही हवा हो ली। अभी उन्हें सफर करते हुए कुछ देरी हुई थी कि अचानक ऊँटनी को ठोकर लगी और वह जमीन पर गिर गई। वे दोनों उछलकर रेत के एक टीले पर गिरे और रेत में तेजी से धंसते चले गए। ये सब कुछ इस कदर तेजी और आनन फानन में हुआ कि इंद्रजीत चकरा कर रह गया। और फिर जब उसको होश आया तो उसने अपने आप को एक हरे भरे इलाके में पाया। ऊंचे ऊंचे घने पेड़, खूब हरी कोमल घास, दूर तक फैली रंग बिरंगे महकते फूलों की क्यारियां, पक्षियों की संगीतमय चहचहाट। एक मुद्दत बाद इंद्रजीत ने ऐसा नजारा देखा था। उसके सामने तो हर वक्त सुनसान तपता रेगिस्तान रहता था। उड़ती हुई रेत देख देख कर उसका दिल ऊब गया था। इस हरे भरे महकते नजारे ने उसकी रूह में ताजगी भर दी। वो लंबे लंबे और गहरे सांस लेने लगा। हालांकि ऊँटनी से काला चिराग और वो एक साथ गिरे थे, लेकिन इस वक्त वो अकेला ही था। काले चिराग का कहीं पता नहीं था। इंद्रजीत अपने इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा। जहां पर बैठा था ये किसी विस्तृत व विशाल बाग का हिस्सा था। बेशुमार वृक्ष थे और इन्हीं पेड़ों में से उसे एक सफेद इमारत का दरवाजा नजर आया था। तभी अचानक उसे काला चिराग नजर आया। काला चिराग उसी तरफ आ रहा था और वो शायद इसी सफेद इमारत के दरवाजे से निकलकर आया था। काला चिराग बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रहा था और फिर वो शीघ्र ही इंद्रजीत के पास पहुंच गया। आओ इंद्र, उसने इंद्रजीत को अपने साथ आने का इशारा किया। ये हम कहाँ आ गए हैं और किस तरह? इंद्रजीत ने उसके साथ चलते हुए पूछा। कहाँ आ गए हैं ये तो बता सकता हूँ, लेकिन किस तरह ये समझाना मुश्किल है। मेरे साथ कुछ दिन रहोगे तो इस तरह के चमत्कारों व अनहोनियों के आदी हो जाओगे। काले चिराग ने हंसकर कहा। अच्छा चलो यही बता दो, ये कैसी जगह है? ये ख्वाब महल है। ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित है, काले चिराग ने कहा। फिर बोला, एक बात बोलता हूँ, बुरा न मानना। कम से कम सवाल करो तो बेहतर है, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है। ओह, इंद्र मुस्कुरा दिया। ठीक है, मैं कम से कम सवाल करूंगा। ये हुई ना बात। काले चिराग ने अपनत्व दर्शाया। अब जरा तेज चलो। वे दोनों तेज तेज चलते हुए सफेद इमारत यानी ख्वाब महल तक पहुंचे और उसमें दाखिल हो गए। वो महल सचमुच किसी हसीन ख्वाब सा ही था। ऐसा खूबसूरत, ऐसा भव्य कि देखने वाला देखता ही रह जाए। हकीकत में तो ऐसे महल की कल्पना कर पाना भी कल्पनाओं से परे की बात थी। इंद्रजीत, तुमने एक लंबा समय कैद में काटा है, एक कठिन और यातनापूर्ण कैद में। इस रेगिस्तान में बिना किसी के कैद से भी लंबी सजा काटी है। अब तुम्हें आजाद होकर कैसा लग रहा है? यकीन ही नहीं आ रहा, इंद्र के मुंह से बेअख्तियार निकला। वो सामने एक खूबसूरत हमाम है, वहां तुम्हें अपनी दुनिया का सही सब कुछ मिलेगा। वहां जाओ, अपने आप को आईने में देखो, तुम्हें यकीन आ जाएगा कि अब तुम किसी की कैद में नहीं हो। वाह! काले चिराग की इस बात पर इंद्रजीत ने खुशी का नारा लगाया और फिर तेजी से उस हमाम की तरफ बढ़ गया। इत्मीनान से गुसल करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए खुशबूदार चाय का इंतजाम करता हूँ, काले चिराग ने कहा और पलट गया। इंद्र हमाम में पहुंचा। बरसों बाद उसे एक खूबसूरत आधुनिक हमाम में नहाना नसीब हो रहा था। उसने पूरा शावर खोल दिया। गुनगुने पानी की फुवारे ने उसके प्यासे बदन को तृप्त करना शुरू कर दिया। आंखें मादक से एहसास के साथ मुंद गई। उसके बदन के साथ उसकी रूह तक तृप्त होने लगी। बड़ा लुत्फ आया और करार मिला नहाने से। नहाकर जब वो आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुद को देखता रह गया। उसे सहसा राजकुमारी नैना की याद आई। राजू मदारी की कैद से आजाद होकर वो नैना की हवेली में था। तब भी इसी तरह नहा धोकर वो आईने के सामने खड़ा हो गया था। उस वक्त वो नौजवान था और अब पूर्णतया जवान हो गया था। और ये भी प्रभु कृपा थी कि काले चिराग की मेहरबानी से उसके चेहरे की दीमक साफ हो गई थी और उसमें ताकत भी आ गई थी। वो अगर खुद को उस दीमक खाई सूरत के साथ देख लेता तो यकीनन गिरकर बेहोश हो जाता। बहरहाल स्वास्थ्य तो उसका अब भी ऐसा कोई ईर्ष्या योग्य न था। वो काफी कमजोर था। धीरे धीरे ही उसके चेहरे व शरीर की आभा लौटनी थी। वो अभी आईने में खुद को निहार रहा था कि एक ख्याल ने उसे सहमा दिया। उस दिन बरसों पूर्व नैना की हवेली के महकते बाथरूम में उसे यही महसूस हुआ था कि बाथरूम में उसके साथ कोई है। इस ख्याल के साथ ही उसे बकाल याद आ गई। बकाल भी क्या अजीब औरत थी, कैसी मनमोहिनी और होश हर लेने वाली। बकाल ने उसे बाथरूम में देखा था और उस पर मर मिटी थी। ऐसी मरी थी कि इंद्र की जिंदगी को मौत बना दिया था। सच यही था कि बकाल अगर ना मरती तो खुद इंद्र की मौत करीब थी। बकाल अनूठी थी और उसकी ये चाहत भी अनोखी थी।
इंद्रजीत के लिए उसकी चाहत एक सजा थी, एक यातनापूर्ण कैद थी। वो बकाल की वासना शांत करता रहा था, बकाल के अनूठे बलात्कार का शिकार बनता रहा था। इंद्रजीत अपना अतीत याद करके एकदम सहम गया। उसने जल्दी से कपड़े पहने और बाहर आ गया। बाहर काला चिराग उसका प्रतीक्षक था। इंद्रजीत को आते देख वो अपनी कुर्सी पर संभल कर बैठ गया और एकटक इंद्र को निहारने लगा। क्या देख रहे हो? इंद्रजीत बोला। नहाकर तो तुम्हारा रंग रूप ही निखर आया है इंद्रजीत, साक्षात कामदेव नजर आ रहे हो। सच बहुत खूबसूरत जवान हो। अब कहाँ खूबसूरत रहा, मेरी खूबसूरती तो तुम्हारी बकाल दीमक बनकर चाट गई। इंद्र के मुंह से बेअख्तियार ही निकला था। फिर उसे ख्याल आया कि बकाल के बारे में काले चिराग के सामने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। एक तो काला चिराग उस पर जान देता था और फिर अब तो वो इस दुनिया में भी नहीं रही थी। तुम ठीक कहते हो, काले चिराग ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। तुम्हें मेरी बात बुरी लगी? इंद्रजीत ने शर्मिंदगी भरे लहजे में पूछा। सच्ची बात का क्या बुरा मानना, वो लापरवाही से बोला। आओ चाय पियो। इंद्रजीत एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसने ट्रे में एक कप देखा तो काले चिराग से पूछा। ट्रे में तो एक कप है। वो चाय बनाने लगा था। हाँ, ये तुम्हारे लिए है। मैं चाय नहीं पीता, काले चिराग ने कहा। तुम्हें चाय बनाते देखकर मुझे तुम्हारी बहन याद आ गई है। बहन का जिक्र सुनकर इंद्रजीत कुछ परेशान सा हो गया। उसका हाथ रुक गया। उसने पूछा, क्या तुम मेरी बहन रेखा के बारे में कुछ जानते हो? वो इस वक्त कहाँ है? हाँ, जानता हूँ। तुम्हारी बहन रेखा को बकाल ने उसे अपने लंगड़े भाई राकल की सेवा में पेश कर दिया था, लेकिन जिस तरह मैं बकाल को नहीं पा सका, उसी तरह राकल रेखा को हासिल नहीं कर सका। आखिरकार उसने गुस्से में पागल होकर तुम्हारी बहन को मुक्ति द्वार में डलवा दिया, काले चिराग ने बताया। ये बात तुम्हें कैसे मालूम हुई? इंद्रजीत ने पूछा। मुझे राकल ने बताई। ये मुक्ति द्वार क्या है? तुम उसे मृत्युकूप यानी मौत का कुआं समझ लो, काले चिराग ने स्पष्ट किया। इस कुएं में फिकवाया जाने वाला शख्स कभी जिंदा नहीं बचता। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मेरी बहन रेखा मर गई? इंद्रजीत ने साफ जवाब चाहा। आसार तो यही बताते हैं, काला चिराग धीरे से बोला। लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी बहन मर नहीं सकती। वो मुझे लेने आई थी, वो मुझे जरूर लेकर जाएगी। इंद्रजीत के लहजे में गजब का आत्मविश्वास था। दिल तो मेरा भी यही कहता है कि वो जिंदा है, वो मरने वाली चीज नहीं है। तुम दोनों जरूर अपनी दुनिया में जाओगे। ये कहकर काला चिराग अचानक खड़ा हुआ और उसने अपने लिबास से एक चमकदार खंजर निकाल लिया। काले चिराग ने खड़े होकर जिस अंदाज में खंजर निकाला था, वो अंदाज इंद्रजीत को परेशान कर गया। उसने कप ट्रे में रखा, वह हैरान परेशान नजरों से काले चिराग को देखने लगा। मैं अब चलता हूँ, काले चिराग ने खंजर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। ये खंजर अपने पास संभाल कर रख लो, हो सकता है किसी वक्त तुम्हें इसकी जरूरत पड़ जाए। यहाँ कोई खतरा है? इंद्रजीत बेचैन हो उठा। नहीं, खतरा कोई नहीं। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सुरक्षित जगह है। ये खंजर मैंने तुम्हें सतर्कता के नाते दिया है। तुम इस कमरे से निकलकर अगर बाग में जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन बाग की चार दीवारी के बाहर कदम मत रखना। दूसरे कमरे के अलावा महल के अंदर भी जाने की कोशिश मत करना। सवाल न करने का अनुरोध मैं तुमसे पहले ही कर चुका हूँ, लिहाजा सवाल कोई नहीं। अब तुम आराम करो। ये कहकर वो महल की तरफ जाने लगा। मेरी बहन रेखा का क्या होगा? इंद्रजीत ने पूछा और काला चिराग अपनी जगह ठिठक गया। रेखा की फिक्र मुझे खुद भी है, मैं उसके बारे में पता लगाता हूँ। तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। अगर कोई आशाजनक खबर हाथ लगी तो हम इकट्ठे ही जाएंगे उस मृत्युकूप पर, ठीक है? काले चिराग ने सहमति चाही। ठीक है, इंद्रजीत ने सहमति में गर्दन हिलाई। काला चिराग तेज तेज कदम उठाता हुआ महल के अंदरूनी दरवाजे से अंदर चला गया। दरवाजा जोरदार आवाज से बंद हुआ और फिर दरवाजे के पीछे कुछ खटखट सी सुनाई दी, जैसे दरवाजे को ताला लगाया जा रहा हो। इंद्रजीत अब कमरे में अकेला रह गया था, लेकिन यह अकेलापन उसके लिए नया नहीं था। एक उम्र बीती थी एकांत में। वो इत्मीनान से चाय पीने लगा। चाय ने ताजगी पहुंचाई थी। चाय पीकर वो बिस्तर पर लेट गया। बेहद आरामदायक बिस्तर था। थोड़ी देर में उसकी आंखों में नींद उतरने लगी। इस वक्त रेखा उसके ख्यालों में थी। वो इसी के बारे में बड़ी चिंता के साथ सोच रहा था। जाने वो इस वक्त कहाँ होगी। वो बेचारी मुझे मुश्किल से निकालने आई थी, खुद ही मुश्किल का शिकार हो गई। जाने अब उस पर क्या बीत रही होगी। मृत्युकूप के बारे में काले चिराग का विश्वास है कि उसमें धकेला जाने वाला कभी जिंदा नहीं बचता।
रेखा की जिंदगी की आशा करना बेकार है, लेकिन इस मृत्यु कूप पर जाकर देखना तो चाहिए। उसने काले चिराग से मृत्यु कूप पर चलने का अनुरोध करने का फैसला किया और आंखें मूंद ली। ये मृत्यु द्वार या मृत्यु कूप भी खूब था। वास्तव में ये मौत का ही कुआं था। उस दिन राकल रेखा को फरेब देकर मृत्यु कूप तक ले आया था। फिर जब राकल के इशारे पर 2 हथियारबंद सिपाही रेखा को उसके बाजुओं से पकड़कर खींचने लगे तो रेखा को खतरे की संजीदगी का एहसास हुआ। रेखा की छठी इंद्र जाग गई। उसे एहसास हुआ कि उसके साथ कुछ होने वाला है। वो बिफर उठी और राकल पर गुर्राई। राकल, ये क्या बदतमीजी है? राकल ने कहकहा लगाया था। जो राकल का कहा नहीं मानता उसे अपनी गुस्ताखियों की सजा भुगतनी ही पड़ती है। लेकिन तू तो मुझे किसी को पैगाम देने के लिए कैद खाने से निकाल कर लाया था। पैगाम तो मैं तुझे दूंगा, मौत का पैगाम। ये कहकर वो फिर विक्षिप्त हंसी हंसने लगा था। काले चिराग ने तेरे बारे में ठीक ही कहा था कि तू एक खब्बीस प्राणी है। रेखा अपने आपे से बाहर हो रही थी। उसने ठीक कहा था, मैं वाकई एक शैतान हूं। अब तू मेरी शैतानियत देख। ये कहकर राकल अपने सवारों से मुखातिब हुआ था। इसे उठाओ और मृत्यु द्वार में डाल दो। फिर जो कुछ हुआ पलक झपकते ही हुआ। लंगड़े राकल का हुक्म पाकर दोनों सवार रेखा का हाथ खींचते हुए आगे बढ़े। फिर एक जगह रुककर उन्होंने रेखा के पैर पकड़कर उसे ऊपर उठाया और डंडा डोली के अंदाज में उसे झुलाया और फिर एक अजीब सी आवाज निकालकर उसे हवा में उछाल दिया। यूं रेखा जब नीचे गिरी तो उसे एहसास हुआ कि उसे कहाँ फेंका गया है। ये एक बहुत गहरा कुआं था और वो उसमें गिरती चली जा रही थी। रेखा के साथ लंगड़े राकल के इस फरेब के बारे में पाठक पढ़ चुके हैं। बहरहाल रेखा की मुश्किलें कम नहीं हुई थी और राकल अपना रंग दिखा गया था। कुएं के अंदर गहरा अंधेरा था। रेखा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सहारा लेने को कुछ पकड़ने को हाथ मारे, लेकिन उसके हाथ में कोई चीज नहीं आई। वो हाथ पांव मारते मारते चीखने लगी, बचाओ बचाओ। रेखा के इन चीखों से कुएं की दीवारों में खलबली मच गई। कुएं की दीवारों में जगह जगह छोटे छोटे खो थे और इन खोओं में कुएं के जीव प्राणी आराम कर रहे थे। रेखा की चीखों ने इन प्राणियों को जगा दिया था। इस प्रेत लोक के तो चप्पे चप्पे पर रहस्य थे। अरे देखो, ये तो किसी इंसान की आवाज है, किसी ने नीचे झांक कर कहा। इंसान की बच्ची है, नीचे वाले गार से आवाज आई। अरे इसे पकड़ो, इसे पानी में गिरने से बचाओ। रेखा को मालूम न था कि कुएं के ये प्राणी उसकी जिंदगी बचाने के लिए प्रयत्नशील है। वो निरंतर चीखे जा रही थी, बचाओ बचाओ। बचने की कोई उम्मीद न थी। कोई उसे बचा भी कैसे सकता था? शायद वो बेअख्तियार ही चीख रही थी, अपना खौफ कम कर रही थी। लेकिन कुएं के वे जीव क्षण भर में ही हरकत में आ गए थे और फिर नीचे गिरते हुए रेखा को अचानक यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे थाम लिया हो। फिर यह एहसास जागा कि वो नीचे गिरने की बजाय ऊपर की तरफ उठ रही है। नजर उसे कुछ भी नहीं आ रहा था। यही महसूस हो रहा था जैसे वो किसी तख्ते पर बैठी हो। उसने सिर उठाकर एकदम ऊपर देखा। कुएं का मुंह उसे किसी सुराख की तरह नजर आ रहा था। इसी से उसे कुएं की गहराई का भी अंदाजा हो गया था। थोड़ा सा ऊपर आने के बाद रेखा को महसूस हुआ जैसे उसे कहीं बैठा दिया गया हो। उसने हाथों से टटोल कर देखा तो पथरीली सी जगह महसूस हुई। उसके चारों तरफ अंधेरा था। ऊपर कुएं का मुहाना भी नजर नहीं आ रहा था। कुएं की दीवार पर बने इस छोटे से गार में जो गैर इंसानी प्राणी आबाद थे, वे 2 मर्द और एक औरत थी। वे रेखा को देखकर बहुत खुश थे। रेखा इस गार के पथरीले फर्श पर बैठी थी और वे दोनों मर्द पागलों की तरह उसके गिर्द नाच रहे थे, जबकि औरत एक तरफ खड़ी हैरत से उसे देख रही थी। ये खबर कि एक इंसान की बच्ची कुएं में आ गई है ऊपर से नीचे तक कुएं की हर खो में फैल गई थी। ये गार कुएं के लगभग बीच में था। कुएं के प्राणी ऊपर व नीचे से रेखा को देखने आ रहे थे। उसे यह एहसास तो था कि उसके आसपास कोई है। बोलने की आवाजें भी आ रही थी, लेकिन ये लोग कौन सी भाषा बोल रहे थे और क्या कह रहे थे ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल ये इसी में खुश थी कि वो कुएं में गिरने से बच गई थी। मौत किसी गोली की तरह उसके कान के पास से गुजर गई थी। रेखा का खौफ कम हो गया था, लेकिन दिल किसी तरह भी ठिकाने पर नहीं आ रहा था। बदहवासी भी पूर्ववत ही थी और वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। निश्चिंतता के बावजूद उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसे अपना दम घुटता महसूस हो रहा था। तुम लोग उसे ऊपर क्यों उठा लाए हो? इसे कुएं में क्यों नहीं गिरने दिया? उस औरत ने, जो खो के एक कोने में खामोश खड़ी थी, नाचते हुए मर्दों से पूछा।
तू नहीं जानती कि ये कौन है? एक मर्द ने जवाब दिया। जानती हूँ, इंसान की बच्ची है। तो फिर ऐसा उल्टा सवाल क्यों किया? इसका क्या करोगे? औरत ने पूछा। क्या जरूरी है कि तू जिस बात को नहीं जानती उस बात को जाने? बताने में क्या हर्ज है? क्या तूने कासगन का ऐलान नहीं सुना? कैसा ऐलान? मुझे तो नहीं मालूम। हाँ, तुझे कैसे मालूम होगा? तू कौन सा कुएं से निकली है? कुछ बताओ तो। पहाड़ों के पास कासगन की बस्ती है और ये ऐलान होता रहता है कि अगर कोई आदमजात नजर आ जाए तो उसे फौरन उसके सामने पेश किया जाए। ये इंसान को पकड़ कर लाने वाले को मुंह मांगा इनाम देगा। ओह, तो क्या तू इसे कासगन के सामने पेश करने का इरादा रखता है? औरत ने पूछा। तो और क्या? वो झूम झूम कर नाचने लगा। लेकिन इनाम का हकदार तो मैं हूँ, नीचे वाले गार वाला बोला। मैंने इसे पहचान कर बताया था कि यह इंसान की बच्ची है। सबसे पहले देखा तो मैंने था, ऊपर वाले ने कहा। तूने कैसे देखा था? हम सब तो सो रहे थे। मैं इसकी चीख की आवाज पर जाग गया था। मैंने फौरन ही झांक कर देखा था। अब उन दोनों में तू मैं होने लगी कि इनाम का असली हकदार कौन है। तब सबसे नीचे वाली खो से एक को बुलाया गया। ये समस्या उसके सामने चली गई। उसने ऐलान किया कि इनाम के हकदार दोनों हैं, वो भी जिसने पुष्टि की थी कि ये इंसान की बच्ची है। इधर पंचायत लगी थी, फैसले हो रहे थे और उधर रेखा को कुछ भी मालूम न था कि उसके बारे में क्या तय हो रहा है। उसके सिर की कीमत लग चुकी थी और अब वो किसी कासगन के हवाले की जाने वाली थी। उसकी हालत खराब थी, सांसें किसी तौर भी संयत नहीं हो पा रही थी। दम घुटने की अवस्था बढ़ती जा रही थी। वो अपने दोनों हाथों से गला पकड़कर लंबे लंबे सांस ले रही थी। बुजुर्ग के फैसला देते ही रेखा एक तरफ लेट गई। वो बेहोश हो चुकी थी। अरे, इसे क्या हो गया? देखो। औरत ने सबका ध्यान रेखा की तरफ खींचा। क्या हुआ? एक साथ कई आवाजें आई। ये होश गवा बैठी है, इसे जल्दी से पहाड़ों के उस पार ले जाओ वरना ये मर जाएगी। कुएं का वातावरण शायद इसे रास नहीं आया, बुजुर्ग ने बेहोश को देखकर कहा। फौरन ही उन दो मर्दों, कुएं के गैर इंसानी प्राणियों जिन्हें इनाम का हकदार करार दिया गया था, उन्होंने रेखा को उठाया और संभालते हुए कुएं की तह में जाने लगे। वो बहुत गहरा था, इसे मृत्युकूप ठीक ही कहा जाता था। कुएं की तह में कोई तेल जैसी चीज उबल रही थी, उससे आग उठ रही थी। उस उबलते द्रव्य में गिरते ही आदमी कण-कण हो जाता था। कुएं का वातावरण आम व्यक्ति के अनुकूल नहीं था। रेखा शायद इसलिए बेहोश हो गई थी। वे दोनों उसे संभालते हुए तह में जाने की बजाय जहां तेल सा द्रव्य उबल रहा था और उसकी गर्मी काफी ऊपर तक महसूस हो रही थी, एक गार में खुल गया। ये खो खाली थी। ये दरअसल यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता था। वे दोनों उसे उठाए हुए उड़ते हुए ही पहाड़ों की तरफ जा रहे थे। पहाड़ उन्होंने उड़ते हुए ही पार किए थे और फिर वे रेखा को संभाले धीरे धीरे नीचे आने लगे। फिर उन्होंने एक बहते झरने के निकट एक बड़े से पत्थर पर रेखा को लिटा दिया। ये एक महकते वातावरण वाला स्थान था। रेखा के हवास कुछ ही देर में बहाल हो गए। फेफड़ों में ताजा हवा पहुंची तो उसने फौरन आंखें खोल दी और आंखें खुलने के बाद उसे जो कुछ नजर आया वो अविश्वसनीय था। उसे कुएं में फेंके जाने के बाद के हालात याद आए। ये भी याद आया कि वो बेहोश हो गई थी, पर जब आंख खुली थी तो ना घुप अंधेरा था ना कुएं का दमघोटू वातावरण। ये एक खूबसूरत पहाड़ी इलाका था। सामने एक झरना बह रहा था। ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। बिल्कुल ही अपनी धरती के पहाड़ी इलाकों जैसा दृश्य था। रेखा उठकर बैठ गई और अब उसने अपने सामने एक पत्थर पर इन अजीबोगरीब प्राणी को देखा। वे दो थे। कद मुश्किल से उनका 1-2 फुट रहा होगा। उनके सिर के बाल जमीन तक पहुंचे हुए थे। छोटे छोटे हाथ पांव, मोटे होंठ, मुंह में दांत कोई न था। आंखें गोल व हरे रंग की थी। रेखा को उठते देखकर वे दोनों भी पत्थर पर खड़े हो गए और खड़े खड़े ही उड़ते हुए उसके निकट आकर रुक गए। रेखा उन दोनों को अपने नजदीक देखकर सहम गई। उसने पूछा, कौन हो तुम लोग? डरो मत, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उनमें से एक बोला। बड़ी बारीक सी आवाज थी। तो दोस्तों, ये था लंगड़ा प्रेत नॉवल का पार्ट 4। ये पार्ट आपको कैसा लगा? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।